तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका गैलेक्सी टीचर्स क्लासेज में। और हम पुनः उपस्थित हैं आपके लिए सीटेट परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संस्कृत भाषा शिक्षणम। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे संस्कृत भाषा शिक्षणम में जो हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं संस्कृत शिक्षण पर आधारित, जिसको हम लोग पेडागॉजी के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग पेडागॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाले हैं और हम देखते हैं कि हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है संस्कृत भाषायाः शिक्षणम। संस्कृत भाषा का शिक्षण, संस्कृत भाषायाः का मतलब है संस्कृत भाषा का शिक्षणम, मतलब शिक्षण कथम भवेत, कैसे होना चाहिए। जो संस्कृत भाषा का शिक्षण होता है वो कैसे होना चाहिए। तो संस्कृत भाषा का शिक्षण क्या सूक्ष्म से स्थूल की ओर होना चाहिए, कठिनात सरलम प्रति अर्थात कठिन से सरल की ओर होना चाहिए, या सरलात कठिनम प्रति, पहले हम सरल विषय वस्तु को पढ़ें उसके बाद धीरे धीरे कठिनाई का स्तर बढ़ाया जाए, तो सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, या संश्लेषणात विश्लेषणम प्रति, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, जो संस्कृत भाषा का शिक्षण है वो कैसे होना चाहिए, सरलात कठिनम प्रति। पहले हम सरल विषय वस्तु को पढ़ें, पहले हम वर्णमाला को पढ़ें, उसके बाद हम शब्दों का अध्ययन करें और तत्पश्चात हम वाक्यों को पढ़ें, है ना। तो पहले हमें सरल पढ़ना चाहिए और फिर हमें सरल से धीरे धीरे किसकी ओर बढ़ना चाहिए, कठिन की ओर। तो ध्यान दीजिए, संस्कृत भाषा का शिक्षण कैसे हो, तो सरल से कठिन की ओर, इस सूत्र का पालन होना चाहिए। तो बी विकल्प हमारा सही उत्तर है यहाँ पर। आगे हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है व्याकरण शिक्षणस्य। व्याकरण शिक्षणस्य का मतलब है व्याकरण शिक्षण का या नूतना रीति वर्तते। व्याकरण शिक्षण की या मतलब जो नूतना रीति, नूतना मतलब होता है नवीन या नई, है ना। तो व्याकरण शिक्षण की जो नई रीति है वह है, कौन सी नई रीति है, तो आगमन निगमन रीति नई रीति है क्या, या समवाच रीति ही, या पाठ्य पुस्तक रीति ही, या उपर्युक्ताः सर्वाः रीतयः, है ना। तो ध्यान दीजिए, जब हम लोग शिक्षण विधियों की बात करते हैं तो शिक्षण विधि में हम लोग बात करते हैं कि 3 प्रकार की हमारी शिक्षण विधियां हैं, जिसमें से पहली विधि हमारी क्या होती है, प्राचीन या परंपरागत विधि, दूसरी क्या होती है नवीन विधि, और तीसरी क्या होती है नवीनतम विधि। और नवीन विधि में जो हमारी प्राचीन विधि होती है, परंपरागत विधि होती है, उसमें हमारी पाठशाला पद्धति आती है और क्या आती है, व्याकरण अनुवाद पद्धति। ठीक है, उसके बाद जो नवीन विधियां हैं उसमें हमारी पाठ्य पुस्तक विधि आती है। ठीक है, समवाच रीति तो होती नहीं है, हाँ समवाय रीति जरूर होती है ना, लेकिन ये समवाय है नहीं, ये क्या लिखा है समवाच, तो ये तो सही नहीं होगा, ये क्या है अशुद्ध है। जो हमारी नूतन रीति है, जो सबसे नई रीति है, उसमें किसकी हम बात करते हैं, आगमन निगमन रीति की। तो यहां पर हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो ए हो जाएगा, आगमन निगमन रीति। ठीक है, तो ये पाठ्य पुस्तक से भी नवीन रीति है, आगमन निगमन रीति, हमारा सही विकल्प ए हो जाएगा यहाँ पर। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। छात्रः स्वहृदयस्य विचारान। छात्र स्वहृदय मतलब अपने हृदय के विचारान मतलब विचारों को, छात्र अपने हृदय के विचारों को कया भाषया सरलतया प्रकटीकर्तुम समर्थः भवति। कया मतलब किसके द्वारा, भाषा मतलब भाषा के द्वारा, अर्थात किस भाषा के द्वारा, सरलतया सरल रूप से छात्र अपने हृदय के विचारों को किस भाषा के माध्यम से सरल रूप से प्रकटीकर्तुम समर्थः भवति, प्रकट करने में समर्थ होते हैं। जो छात्र होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो किस भाषा के माध्यम से अपने हृदय के विचारों को सरल तरीके से प्रकट करने में समर्थ होते हैं, सक्षम होते हैं। प्रांतीय भाषा या प्रांतीय भाषा के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय भाषा या अंतर्राष्ट्रीय भाषा के माध्यम से, राजभाषा अथवा राजभाषा के माध्यम से, या फिर मातृभाषा।
तो यहाँ पर हमको पता है कि सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, मातृभाषा। बच्चा जो होता है, जो विद्यार्थी होता है, वो जितना सरल, जितना सहज अनुभव करता है अपनी मातृभाषा में, वो अन्य किसी भाषा में अपने आप को उतना सहज पाता नहीं है। तो बच्चा अपने हृदय के विचारों को मातृभाषा के माध्यम से प्रकट करने में सहजता का, सरलता का अनुभव करता है। डी विकल्प यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। भाषायाः शिक्षणे यह केंद्रम भवति। भाषायाः शिक्षणे, भाषा के शिक्षण में, जब हम भाषा का शिक्षण करते हैं तो भाषा के शिक्षण में यह केंद्रम भवति, यह का मतलब है जो, केंद्रम भवति केंद्र होता है। भाषा के शिक्षण में केंद्र कौन होता है? तो 4 विकल्प हैं। पहला है अध्यापकः। क्या भाषा के शिक्षण में अर्थात भाषा को सीखने में केंद्र बिंदु अध्यापक होता है, या श्यामपट्ट होता है, बालक होता है, या पुस्तक, है ना? 4 विकल्प हैं। तो देखिए, हम लोग जब पेडागोजी पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि शिक्षण के 3 चर होते हैं। शिक्षण के चर, या चर को ही हम क्या कहते हैं, घटक कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। और शिक्षण के अंग कितने होते हैं, चर कितने होते हैं, घटक कितने होते हैं? जब ये हम बात करते हैं तो 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है शिक्षक, और एक क्या होता है, शिक्षार्थी, और एक क्या होता है, तो एक होता है हमारा पाठ्यक्रम, है ना? और जब हम बात करते हैं कि केंद्र कौन होता है, तो केंद्र कौन होता है, बोलिए? केंद्र होता है शिक्षार्थी। शिक्षण का केंद्र जो माना जाता है, शिक्षार्थी को माना जाता है। तो भाषायाः शिक्षणे यह केंद्रम भवति, भाषा शिक्षण में जो केंद्र होता है कौन होता है? निश्चित रूप से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बालकः। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बोलिए? बालकः सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है भाषायाः पठन समये, भाषा को पढ़ते समय, चेत यदि छात्रः अशुद्धम उच्चारणम करोति, भाषा को पढ़ते समय यदि छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है, तदा तो कारणीयः, तो क्या करना चाहिए? जब बच्चा भाषा को पढ़ता है और भाषा को पढ़ते समय उसका उच्चारण अशुद्ध होता है, गलत होता है, तो क्या करना चाहिए? छात्रम शुद्धोच्चारणाय निर्देशः दातव्यः, छात्र को शुद्ध उच्चारण करने के लिए निर्देश देना चाहिए। शुद्धोच्चारणाय वारम वारम लेखनम कारणीयम, शुद्ध उच्चारण करने के लिए उससे बार बार लिखवाना चाहिए। तो क्या लिखने से उसका उच्चारण सही हो जाएगा? या शुद्धोच्चारणाय वारम वारम अभ्यासः कारणीयः, शुद्धोच्चारण करने के लिए बच्चे से जो शब्द अशुद्ध बोले जा रहे हैं उन शब्दों का बार बार अभ्यास करवाया जाना चाहिए। अथवा उचितम दंडम दातव्यम, उसको उचित दंड देना चाहिए। तो यहां पर सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, निर्देश देने से काम चलने वाला नहीं है। अगर हम लेखन करवाएंगे तो लेखन से उसका लेखन कौशल तो विकसित होगा, लेकिन उच्चारण सही हो जाएगा ये संभव नहीं है। हाँ, उचित दंड देने से भी उसका उच्चारण सही होगा ये भी आवश्यक नहीं है। एक काम जरूर कर सकते हैं कि जब हम शुद्ध उच्चारण के लिए उसको बार बार अभ्यास करवाएंगे तो पके पेड़ पर पका पपीता बार बार बोलने से वो फिर लड़खड़ाएगा नहीं और उसका शुद्ध उच्चारण करना वो सीख जाएगा। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। तो सही उत्तर हमें मिल चुका है। बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है शिक्षायाः कृते समाजे, शिक्षायाः मतलब शिक्षा के, कृते मतलब के लिए, शिक्षा के लिए समाजे अर्थात समाज में, औपचारिकम साधनम यत जो वर्तते होता है। शिक्षा के लिए समाज में जो औपचारिक साधन होता है वह क्या होता है? तो देखिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा का मतलब क्या है? सीखना। शिक्षा का मतलब क्या है? सीखना। और सीखने के लिए हमारे पास 2 साधन होते हैं, एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। एक क्या होता है? औपचारिक, और एक क्या होता है? अनौपचारिक। अब अगर हम बात करें कि औपचारिक साधन क्या होता है और अनौपचारिक साधन क्या होता है, तो अनौपचारिक तरीके से बच्चा सीखता है कहाँ? अपने घर में, अपने परिवार में, अपने परिवेश में, है ना? उसका जो घर है, जो उसका परिवेश है, जो उसका परिवार है, वो क्या है? सीखने का अनौपचारिक साधन है। लेकिन जब हम बात करते हैं औपचारिक साधन की, तो समाचार
पत्र हो जाएगा क्या, या फिर घर हो जाएगा, चलचित्र हो जाएगा, या फिर विद्यालय। तो देखिए गृह मतलब हो गया घर, और घर कहाँ आ रहा है, अनौपचारिक में, तो ये तो विकल्प है नहीं। समाचार पत्र भी कहीं ना कहीं बहुत सही विकल्प नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, विद्यालय। जो औपचारिक साधन होता है सीखने का वो क्या होता है, विद्यालय होता है। और औपचारिक साधन में क्या होता है, तो समय भी निश्चित होता है, स्थान भी निश्चित होता है, और पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है ना, और उसी को हम क्या कहते हैं, औपचारिक साधन कहते हैं। तो ये हमारा विद्यालय चौथा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदा छात्राः कक्षायां गृह कार्यं न कृत्वा आगच्छति। यदा मतलब जब, छात्रः अर्थात छात्र, कक्षायां मतलब कक्षा में, जब छात्र कक्षा में गृह कार्यम न कृत्वा, गृह कार्य को न करके, आगच्छति मतलब आता है, जब कोई छात्र अपनी कक्षा में बिना गृह कार्य किए हुए ही आ जाता है, अर्थात गृह कार्य नहीं करता है, होमवर्क नहीं करता है, तदा तब शिक्षकेण किम कर्तव्यम, तो शिक्षक के द्वारा क्या किया जाना चाहिए। जब कोई छात्र गृह कार्य करके नहीं आता है तो कक्षा में शिक्षक को उसके साथ क्या करना चाहिए। तस्य कारणम ज्ञातुम प्रयासः कर्तव्यः, गृह कार्य क्यों नहीं किया इसका कारण जानने का प्रयास करना चाहिए। छात्रम दंडम दत्वा, छात्र को दंड दे करके, सजा दे करके, गृहम प्रेषयतु, उसको घर वापस भेज देना चाहिए। अगर बच्चा कक्षा में गृह कार्य करके नहीं आया है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो पहला विकल्प है कि गृह कार्य ना करने के पीछे कारण क्या रहा, उस कारण को जानना चाहिए। दूसरा विकल्प है कि छात्र को दंडित करके, उसको दंड दे करके घर भेज देना चाहिए, या प्रधानाध्यापकम प्रति प्रेषणीय, उसको प्रधानाचार्य के पास ले जाना चाहिए। न किमपि करणीयम, कुछ भी नहीं करना चाहिए, उसको चुपचाप बैठ जाने दीजिए, कुछ ना कीजिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो निश्चित रूप से गृह कार्य क्यों नहीं हुआ है, उसके न होने के पीछे, न करने के पीछे कारण क्या है, उस कारण को जानने का प्रयास करना चाहिए। यहां पर हमारा ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु किम सफल संभाषण गतिविधि लक्षणम स्यात्। अधोलिखितेषु मतलब अधोलिखित में से, जो नीचे विकल्प हैं उन विकल्पों में से किम मतलब कौन सा या क्या, सफल भाषण गतिविधि, सफल संभाषण गतिविधि का लक्षणम स्यात् लक्षण होगा। नीचे जो चार विकल्प हैं उन विकल्पों में से सफल संभाषण की गतिविधि का लक्षण कौन सा है। हम कब कह सकते हैं कि हमारा संभाषण मतलब हमारी मौखिक अभिव्यक्ति सफल हुई, ये हम कब कह सकते हैं, तो बालानाम सहभागे विषमता, जब बालानाम बच्चों के सहभाग में विषमता हो, मतलब बच्चे सहभाग करें और उसमें विषमता हो, मतलब बहुत सारी कमियां हो या अलग अलग तरीके से वो भाग लें। सह गतिविधि, वह गतिविधि, एन बालानाम, एन मतलब जिनके द्वारा, वह गतिविधि जिसके द्वारा बालानाम बच्चों के कृते मतलब के लिए वार्तालापम कर्तुम अवसरः लभ्यते। हम कब कह सकते हैं कि संभाषण की गतिविधि सफल रही है, तो पहला विकल्प कह रहा है कि जब बच्चे उस संभाषण की गतिविधि में विषम तरीके से सहभाग करें तो हम कह सकते हैं कि संभाषण की गतिविधि सफल रही। दूसरा विकल्प कह रहा है कि सह गतिविधि, वह गतिविधि, एन जिसके द्वारा बालानाम कृते वार्तालापम कर्तुम अवसरः लभ्यते, वह गतिविधि जिस गतिविधि के द्वारा बच्चों को वार्तालाप करने के लिए अवसर मिले। तीसरा विकल्प है केवलम लक्ष्य भाषा वार्तालापम कर्तुम, केवल लक्ष्य भाषा के लिए में वार्तालाप करने के लिए छात्रेभ्यः अवसरः दीते, छात्रों को अवसर दिए जाने चाहिए। और चौथा है कक्षाया प्रबंधने प्रभावम स्थापयितुम, कक्षा के प्रबंधन में प्रभाव स्थापित करना चाहिए। कक्षा को इस तरह से स्थापित करना चाहिए कि बच्चे भाषा का जो है संवाद करने के लिए प्रेरित हों। तो यहाँ चार विकल्प हैं और सफल संभाषण की गतिविधि का लक्षण कौन होगा, सही विकल्प क्या हो जाएगा। देखिए कक्षा के प्रबंधन को प्रभावी रूप से स्थापित करना चाहिए, ये तो बहुत सही विकल्प नहीं है, और सहभागी विषमता ये भी सही नहीं है। दो विकल्प आपके सामने है जिनमें एक बात की जा रही है किसकी, अवसर देने की।
हम अवसर की बात जहां पर सीटेट में करते हैं वो विकल्प हमारा सही होता है, और दो विकल्प हमारे सामने हैं जिसमें हम लोग अवसर की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों में सही क्या है? तो देखिए हमारे पास जो दो विकल्प हैं, इन दो विकल्पों में हमारा जो तीसरा विकल्प है, इसमें कहा जा रहा है कि बच्चे को केवल और केवल किस भाषा में वार्तालाप करने के लिए अवसर देने चाहिए? केवल लक्ष्य भाषा में। और जब हम केवल कहीं पर भी देख लें तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह विकल्प हमारा सही नहीं है, क्योंकि केवल शब्द है, मात्र शब्द है, ये क्या होते हैं? निगेटिव शब्द होते हैं, नकारात्मक शब्द होते हैं। क्या केवल लक्ष्य भाषा का ही संभाषण करने से संभाषण हमारा सफल हो जाएगा? नहीं, हम ऐसी गतिविधि का प्रयोग करें जिस गतिविधि के द्वारा बच्चा वार्तालाप करने के अवसर प्राप्त करे, और फिर वो चाहे लक्ष्य भाषा हो या उसकी मातृभाषा हो, है ना। भाषा लक्ष्य भी बोलनी आवश्यक है, मातृभाषा का भी प्रयोग करना आवश्यक है। तो चाहे मातृभाषा हो या लक्ष्य भाषा हो, हम उसको अवसर प्रदान करें, लेकिन इसलिए ना प्रदान करें कि केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रयोग करेगा। तो यहां पर केवल लगा है, इसलिए यह भी गलत। अब सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पात्राभिनयम प्रत्येकम भाषा कक्षाया। पात्राभिनयम अर्थात पात्रों का अभिनय करके, पात्राभिनयम पात्र अभिनय के द्वारा, प्रत्येकम भाषा कक्षाया, पात्र अभिनय जो होता है वो प्रत्येक भाषा की कक्षा के लिए अभिन्न अंग रूपेण स्यात्, अभिन्न अंग के रूप में हो। अर्थात भाषा की जितनी भी कक्षाएं हैं, प्रत्येक भाषा कक्षा के लिए पात्र अभिनय अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार हो। यतः क्योंकि जब हम किसी भी भाषा का अध्ययन बच्चों को करवाते हैं तो उस भाषा की कोई कहानी या कोई नाटक हम लें और उस नाटक में जो भी संवाद हैं, जो भी पात्र हैं, उन पात्रों का निर्धारण करके उन संवादों को बच्चों के द्वारा बुलवाने का प्रयास करें। इससे क्या होगा, ये कहा जा रहा है। तो मुक्त रूपेण छात्रः गल्प करणे समर्था भविष्यन्ति। बच्चे कक्षा में पात्र अभिनय के द्वारा मुक्त रूप से, मतलब स्वतंत्र होकर के गल्प करने में, गल्प मतलब बातचीत करने में, प्रपंच करने में, अनावश्यक बातचीत करने में क्या होंगे? समर्थ होंगे। एतत् कक्षायाः प्रबंधने प्रभावी साधनम अस्ति। ये कक्षा का प्रबंधन करने का, ये कक्षा का प्रबंध करने का एक प्रभावी साधन है। एतेन छात्राः कथाम कंठस्थी कर्तुम समर्थाः भवन्ति। जब हम पात्र अभिनय के द्वारा भाषा सिखाते हैं बच्चों को, तो जिस पात्र का वो अभिनय कर रहे हैं उस पात्र के संवाद वो भली भांति सीख लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि छात्र कथा को ही सीख लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, कथा को कंठस्थ करने में वो समर्थ होते हैं। चौथा, एतेन छात्रः सार्थक भाषा अभिव्यक्तो समर्था भवन्ति। ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। जब पात्र अभिनय के द्वारा भाषा कक्षा संचालित होती है, या जब पात्र अभिनय को भाषा कक्षा का एक अभिन्न अंग रूप बना दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, इसके द्वारा छात्र सार्थक भाषा की अभिव्यक्ति में समर्थ होते हैं। उनकी जो भाषा की अभिव्यक्ति होती है वो कैसी होती है? सार्थक होती है, ना कि निरर्थक। तो आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। भाषायाः पाठ्यक्रमे, भाषा के पाठ्यक्रम में साहित्य से सन्निवेशे। जब साहित्य का सन्निवेश होता है, मतलब जब भाषा की पाठ्य पुस्तक में या पाठ्यक्रम में, भाषा के पाठ्यक्रम में जब साहित्य को समाहित किया जाता है, साहित्य को स्थान दिया जाता है, तो अधोलिखितेषु कस्य महत्वम नास्ति। भाषा के पाठ्यक्रम में साहित्य के सन्निवेश में, साहित्य को समाहित करने में अधोलिखित में से किसका महत्व नहीं है। अर्थात हमें यह देखना है कि जब हम अपने भाषा के पाठ्यक्रम में साहित्य को सम्मिलित करते हैं तो सम्मिलित करने से क्या महत्व होता है और क्या महत्व नहीं होता है। तो जो महत्व होता है वो तो ठीक है, और जो महत्व नहीं होता है वो हमें पहचानना है। तो किसी भी भाषा के पाठ्यक्रम में साहित्य को सम्मिलित करने से किसका महत्व नहीं होता है? एतत् केवल श्रवण संभाषण कौशले पोषयति। भाषा के पाठ्यक्रम में साहित्य को सम्मिलित करने से यह साहित्य केवल बच्चों में श्रवण और भाषण कौशल का ही पोषण करता है, उनके सुनने और बोलने के कौशल को ही मजबूत बनाता है। दूसरा है एतत् विश्वसनीय सामग्री अस्ति। साहित्य जो होता है ये विश्वसनीय सामग्री का काम करता है। एतत् अन्येषां संस्कृतिं ज्ञातुम,
ये अन्य संस्कृति को जानने के लिए, अन्य संस्कृति को पहचानने के लिए, समझने के लिए छात्राणाम साहाय्यम करोति, छात्रों की सहायता करता है। व्यक्तिगताम प्रतिक्रियाम दातुम एतत् छात्रान प्रोत्साहयति, व्यक्तिगत प्रतिक्रिया देने के लिए यह छात्रों को प्रोत्साहित करता है। तो ध्यान दीजिए, जब हम भाषा के पाठ्यक्रम में साहित्य को सम्मिलित करते हैं तो उसका महत्व क्या होता है, महत्व देख लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कि महत्व क्या नहीं होता है। क्योंकि नास्ति पूछा गया किसका महत्व नहीं होता है, तो किसका नहीं होता है ये जानने के लिए हम देख लें कि किसका महत्व होता है, और जो महत्व होता है उसको हम अलग कर लें, और जो नहीं होता वो अपने आप अलग हो जाएगा, है ना। तो देखिए, व्यक्तिगत प्रतिक्रिया देने के लिए यह छात्रों को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है भाई। छात्र कोई कहानी पढ़ेंगे तो उस कहानी के संदर्भ में हर छात्र का अपना अलग मत होगा, उनकी अलग प्रतिक्रिया होगी, ये बात बिल्कुल सही है। एतत् अन्येषां संस्कृतिं ज्ञातुं छात्राणां साहाय्यं करोति, यह हमें अपनी संस्कृति के अतिरिक्त अन्य संस्कृतियों को, अन्य सभ्यताओं को जानने में सहायता करता है, यह भी सही है। एतत् विश्वसनीय सामग्री अस्ति, यह सीखने के लिए, समझने के लिए एक विश्वसनीय सामग्री है, यह भी सही। तो फिर क्या नहीं है, एतत् केवलम, देखिए यहां भी क्या शब्द क्या आ गया, केवलम। यह केवल क्या करता है, जो साहित्य होता है केवल क्या करता है, श्रवण संभाषण कौशले पोषयति। यह साहित्य केवल श्रवण मतलब सुनने वाला और भाषण मतलब बोलने वाला, इन दो कौशलों का ही पोषण करता है, इन दो कौशलों को ही समृद्ध बनाता है। ये बात असत्य है, और जो असत्य है, जिसका महत्व नहीं है, वही हमें बताना था। इसलिए अब हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधस्तनेषु का उक्ति समीचीना अस्ति। अधस्तनेषु का मतलब है नीचे लिखे हुए कथनों में से का उक्ति, कौन सी उक्ति समीचीना अस्ति, समीचीन है। समीचीन का मतलब क्या होता है, तो समीचीन का मतलब होता है सही या उचित। समीचीन का मतलब क्या हो जाएगा, उचित या सही। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अधस्तनेषु का उक्ति, उक्ति मतलब कथन, अधस्तनेषु मतलब है नीचे लिखे हुए। नीचे लिखे हुए जो कथन है, उन कथनों में कौन सा कथन समीचीन है। समीचीन है मतलब सही है। देखते हैं कि कथन क्या है। तो पहला कथन है, विराम चिन्हानि वाक्यार्थ बोधे सहाय्यम कुर्वन्ति। जो विराम चिन्ह होते हैं, जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई कथा पढ़ते हैं, तो उसमें जो विराम चिन्ह लगे होते हैं, कहीं अल्प विराम है, कहीं अर्ध विराम है, कहीं कोष्ठक है, कहीं पूर्ण विराम है, ये विराम चिन्ह क्या करते हैं, वाक्यार्थ बोधे, वाक्य का अर्थ समझने में सहाय्यम कुर्वन्ति, सहायता करते हैं। दूसरा विकल्प है, वाक्यार्थ बोधे विराम चिन्हानाम कोपि प्रभावः नास्ति। वाक्य का बोध करने में, वाक्य के अर्थ को समझने में विराम चिन्हों का कोई कार्य नहीं होता है, उनका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ये तो कथन गलत है, क्योंकि विराम चिन्ह नहीं होंगे तो हम भली भांति अर्थ को समझ नहीं पाते हैं। पाठस्य सौंदर्य वृद्धौ, पाठ के सौंदर्य की वृद्धि में विराम चिन्ह नाम सहाय्यम भवति, विराम चिन्हों से सहायता मिलती है। क्या पाठ के अर्थ का सौंदर्य बढ़ाना हो तो उससे हमें विराम चिन्हों के द्वारा सहायता मिलती है उसके सौंदर्य वृद्धि में, या पाठस्य पठन समय विराम चिन्हानि प्रवाहे बाधाम उत्पादयन्ति। पाठ को पढ़ते समय विराम चिन्ह जो है वो पाठ के प्रवाह में, उसकी कथा का जब प्रवाह होता है उस प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो विराम चिन्ह बाधा तो उत्पन्न नहीं करते हैं। आपको चारों कथन दिख रहे हैं, चारों कथन का हमने अर्थ समझ लिया है। अब सही कथन कौन सा हो जाएगा, तो देखिए यहां पर हमारा जो सही कथन है वो है विराम चिन्हानि वाक्यार्थ बोधे सहाय्यम कुर्वन्ति। जो विराम चिन्ह होते हैं वे वाक्य का अर्थ समझने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, छात्राणाम लेखनस्य आकलनम मुख्यतया ध्यानम ददाति। छात्राणाम लेखनस्य आकलनम, ये प्रश्न कहता है कि छात्रों के लेख का आकलन करते समय, मतलब जब कोई छात्र लेख लिखता है तो उसके लेख का आकलन करते समय, उसने जो भी लिखा है उसका आकलन करते समय मुख्यतया ध्यानम ददाति, मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। कहां पर ध्यान देना चाहिए,
शुद्ध वर्तन्याम व्याकरणे, उस लेख में उसने शुद्ध वर्तनी का और शुद्ध व्याकरण का प्रयोग किया है, इस पर ध्यान देना चाहिए। विचाराणाम अभिव्यक्तौ, उसके लेख में किस प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति हुई उस पर ध्यान देना चाहिए। शब्द सीमा निर्धारणे, या शब्द सीमा में ही उसने लेख लिखा है। हम लोग देखते हैं जैसे हमें लघुत्तरीय प्रश्न लिखना है तो एक निर्देश दिया जाता है कि हमको 30 शब्दों में अपना उत्तर देना है। अब क्या बच्चे ने 30 शब्दों में ही उत्तर दिया है? 35 तो नहीं कर दिए हैं, 25 तो नहीं रह गए हैं? तो क्या शब्द सीमा निर्धारण पर हमें ध्यान देना चाहिए। लेखन समय रूढ़ प्रयोगाणाम लोकोक्ति नाम च प्रयोगे, या लेखन के समय में उसने किस प्रकार की लोकोक्तियों का प्रयोग किया है, मुहावरों का प्रयोग किया है, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, जब भी हम लेखन का मूल्यांकन करते हैं, किसका मूल्यांकन करते हैं? लेखन का। लेखन के मूल्यांकन में हमें सर्वप्रथम कहां पर ध्यान देना चाहिए? तो विचाराणाम अभिव्यक्तौ, छात्र ने अपने लेख में किस प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति की है, किस प्रकार के विचार उसने व्यक्त किए हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, विद्यार्थिनाम श्रवण कौशल से आकलनम कर्तुम शक्यते। किसी भी विद्यार्थी के श्रवण कौशल का आकलन करना है तो हम किसी विद्यार्थी के श्रवण कौशल का आकलन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अधिकम मौन वाचनार्थम अवसर प्रदानेन। अगर हमें बच्चे के श्रवण कौशल का मूल्यांकन करना है, अब हम देखिए सबसे पहले तो एक चीज समझ लें कि श्रवण कौशल क्या होता है। हालांकि हम पढ़ चुके हैं, एक बार नहीं अनेक बार हमने पढ़ा होगा श्रवण कौशल क्या होता है। तो देखिए श्रवण में एक शब्द है श्रवण, और इसका मतलब क्या होता है? सुनना। और ये सुनना हमारा कौशल कब बनता है? तो सुनने के लिए हम हर समय कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। हम चाहे चल रहे हों या रुके हों, सो रहे हों, जाग रहे हों, कहीं हो, घर हो या बाहर हो, हर समय हम कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। सुनने की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन ये सुनना, हर समय का सुनना तो होता है, कौशल नहीं होता है। कौशल कब बनता है? जब हम किसी के विचारों को सुनते हैं और सुन करके उसके अर्थ को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। जो हम सुन रहे हैं उसका अर्थ क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, उसको ग्रहण करना ही क्या होता है? श्रवण कौशल होता है। तो श्रवण कौशल का आकलन हम कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? अधिकम मौन वाचनार्थम अवसर प्रदान है ना, बच्चे को अधिक से अधिक मौन वाचन के अवसर प्रदान करें। तो भाई मौन वाचन तो हो गया पठन कौशल, मौन वाचन क्या हो गया? पठन कौशल हो गया। यहां पर पठन कौशल की तो बात हो नहीं रही है, बात किसकी हो रही है? श्रवण कौशल की। तो इसका मतलब यह पहला विकल्प गलत है। छात्रान भ्रमणार्थम बहिर्नीत्वा, छात्रों को भ्रमण करने के लिए, घुमाने के लिए, बहिर्नीत्वा बाहर ले जाकर के उनका हम श्रवण कौशल चेक कर सकते हैं? नहीं, यह भी विकल्प अशुद्ध है। प्रतिदिनम पुनः पुनः अभ्यास द्वारा, प्रत्येक दिन हम बार बार अभ्यास करवा करके श्रवण कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं? यह भी बहुत सही विकल्प नहीं है। फिर सही क्या है? कथायाः वर्णनम कृत्वा, हम बच्चों के सामने किसी कथा का वर्णन करें, अर्थात उनको कोई कहानी सुनाएं और कहानी सुना करके तदुपरि उस पर आधारित बोधपरक प्रश्नैः, बोधपरक प्रश्न पूछें। अगर बच्चे कहानी सुन करके उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, इसका मतलब है बच्चों ने केवल कहानी सुनी नहीं है बल्कि कहानी को उन्होंने ग्रहण भी किया है, उसके अर्थ को आत्मसात भी किया है, अर्थ को उन्होंने जाना है। अगर कहानी को सुनाएं और उसके बाद हम उस कहानी से संबंधित प्रश्न करें और उन प्रश्नों के उत्तर बच्चे दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका श्रवण कौशल सही है। तो यहां पर आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। पाठ्य पुस्तकाद बहिर्गमनम इति उक्ते। पाठ्य पुस्तकात, ये पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है, अलग होने की बात हो रही है। पाठ्य पुस्तक से अलग होकर के बहिर्गमनम, बाहर जाना। हम अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए पहुंचे और जो बच्चों की पाठ्य पुस्तक थी, उस पाठ्य पुस्तक से हम कहां चले गए? बाहर चले गए। तो पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना, ये क्या कहा जाता है? पाठ्य पुस्तक केंद्रित ज्ञानम से आता, ये पाठ्य पुस्तक के बाहर जाना पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ज्ञान कहा जाता है, या पाठ्य पुस्तकात बहिर्गमनम कृत्वा छात्राणाम भारम अधिकम न वर्धयेत।
पाठ्य पुस्तक से बाहर जाकर के अध्यापक छात्रों पर अधिक भार नहीं डालता है। पाठ्य पुस्तक से बाहर चले गए तो पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे ही नहीं, तो बच्चों पर अधिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। क्या ये बात सही है? पाठ्य पुस्तकम अतिरिच्य, पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पूरक पठन सामग्रीणाम, पूरक पठन सामग्री का प्रबंध करना। पूरक पठन सामग्री जिसको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं, मतलब पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त हमें कोई अन्य सहायक सामग्री का प्रबंध करना होता है, और इस सहायक सामग्री का प्रबंध करना ही क्या कहलाता है? पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना। मतलब हमको सहायक सामग्री के द्वारा, अब सहायक सामग्री में क्या हो सकता है? समाचार पत्र भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? तो कोई बाल साहित्य भी हो सकता है, कोई कहानी की, कविता की किताब हो सकती है, और ये सब किसमें आएगा? पूरक पठन सामग्री में आएगा। तो पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना ये कहलाता है पाठ्य पुस्तकम अतिरिक्त, पाठ्य पुस्तक से के अतिरिक्त पूरक पठन सामग्रीणाम प्रबंधनम, पूरक पठन सामग्री का प्रबंध करना। तो यहां पर आपका सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, और यह है श्रवण पठनम चैव, श्रवण और पठन होते हैं। श्रवणम पठनम चैव, श्रवणम पठनम मतलब श्रवण और पठन। श्रवण का मतलब होता है सुनना, और पठन का मतलब क्या होता है? पढ़ना होता है। तो सुनना और पढ़ना है, कैसे हैं, क्या हैं? रुचि उत्पादक कौशल, ये दोनों रुचि उत्पादक कौशल हैं, रुचि को उत्पन्न करने वाले कौशल हैं। मतलब जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो भाषा को सीखने में जब हम उस भाषा को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उस भाषा के प्रति हमारे अंदर रुचि उत्पन्न होती है। तो रुचि उत्पन्न करने वाले कौशल हैं। या दूसरा विकल्प है चिंतनात्मक कौशल है। ये दोनों कैसे कौशल हैं? चिंतनात्मक कौशल हैं। हम सुन करके और पढ़ करके ही क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। सी विकल्प है ग्रहणात्मक कौशल, ये दोनों कौशल कैसे हैं? ग्रहणात्मक हैं। और चौथा है अभिव्यक्तात्मक कौशल, ये दोनों कौशल कैसे हैं? अभिव्यक्तात्मक। तो ध्यान दीजिए, जब हम लोग भाषा कौशल पढ़ते हैं तो हमें पता होता है भाषा कौशल कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, ये 4 कौशल हैं। और इन 4 कौशलों में हम 2 कौशलों के द्वारा क्या करते हैं? एक कौशल हमारा है श्रवण और एक है पठन। इनके द्वारा हम क्या करते हैं? या तो विचारों को सुन करके या पढ़ करके क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और जहां विचारों को ग्रहण करते हैं वो हमारे ग्रहणात्मक कौशल होते हैं। और भाषण तथा लेखन में हम क्या करते हैं? विचारों को व्यक्त करते हैं। इनमें हम क्या करते हैं? विचारों को व्यक्त करते हैं। तो ये हमारे कैसे कौशल हैं? अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं। कैसे होते हैं? अभिव्यक्तात्मक, है ना। और इसी को कहा जाता है उत्पादक कौशल। तो ध्यान दीजिए, आपका एक विकल्प है अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो अभिव्यक्तात्मक कौन होते हैं? भाषण होता है, और कौन होता है? लेखन। जबकि यहां ना तो भाषण है ना लेखन है, यहां क्या है? श्रवण और पठन है। चिंतनात्मक कौशल ये भी नहीं है। फिर क्या हो जाएगा? एक विकल्प आपका आया है ग्रहणात्मक कौशल। तो सुनना और पढ़ना, इसके द्वारा हम विचारों को ग्रहण करते हैं, इसलिए हमारे कैसे हैं? ग्रहणात्मक कौशल हैं। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और संभवतः आज की ये श्रृंखला हमारी जी बिल्कुल यहीं पर होती है समाप्त। और देखिए कैसा लगा आपको ये श्रृंखला, कैसी लगी? पढ़ करके मजा आया, नहीं आया? अगर आया है तो ये इमोजी कहीं न कहीं आपके लिए बिल्कुल और हमारे लिए भी सार्थक सिद्ध हो रही है। तो कुल मिलाकर के आज की श्रृंखला में हम लोगों ने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया, और इस क्लास में अंत तक हमारे साथ आप बने रहे बड़े धैर्य के साथ, और उत्तर भी देते रहे। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम पुनः मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार।